और एक पॉडकास्ट का शोर, हंसी मजाक जोक्स, कांट गेट मोर। कुछ समझ ना आए तो थोड़ा लाफ करो। इफ एनीथिंग ऑफेंड्स यू, गिले शिकवे माफ करो। यूट्यूब ऑन करो और लगाओ न्यूट्रियोर टेल्स चैनल। एक्सपीरियंस कुछ सीरियस कुछ फनी विद आवर पैनल। दिल में दर्द, माइंड में टेंशन। इफ यू आर आवर सब्सक्राइबर, गॉड विल ब्लेस यू विद अ बिग मेंशन। तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अल्फाज। मेरा बचपन से सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ, पर मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये दिस इज माय ओनली चांस टू बी ऑन टीवी। ओह नाइस। तो क्या आप मुकेश की वाइफ बनना चाहेंगे? नहीं, तो आप मुकेश बनना मैं चाहिए? मुकेश हूँ। तो अच्छा, आप खुद मुकेश हो? ओह नाइस। लेकिन मुकेश तो ऐसे साउंड में ऐसा लगता है कि एक मेल होगा। मैं आधी मेल हूँ। अच्छा, ये You पॉडकास्ट never know. You never know. ये पॉडकास्ट लग रहा है समझा रहा है गाइस। मैं थाईलैंड से आई हूँ। आज भाई मैं कह रहा हूँ आज पिट के ही घर जाएगी। बोल ही रहा हूँ के मुंह पे सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर लिया मैंने। जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने करीब आ गए। आज तक तो जो सुबह पेशाब कंट्रोल होता नहीं तुमसे। पेशाब नहीं कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, मशहूर साइंटिस्ट, उनका नाम याद नहीं है मुझे। वो मर गए थे। मूत्र नली फट गई थी ओह और वो मर गए थे ऑन स्पॉट। एक पार्टी में बैठे थे। क्या धमाका हुआ था? वो नहीं पता। ये क्या था? धर्म नहीं पता उनका, धर्म नहीं पता। जिस धर्म में उस धर्म में मान लो। तो गाइज हमें लिखने का शौक होता है कई बार, जैसे अपनों ने पहले बात करी है कि ओवर थिंकिंग हो तो लिख लो। हाँ, तो मतलब कभी उसको तुमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि मतलब शायर के रूप में लिखा, ऐसे कुछ ट्राई किया है क्या लिखने का कभी? है ना, पोएटिक वे। हाँ भाई असाइनमेंट लिखे हैं कॉलेज में, खूब लिखे। मैंने भी लिखे हैं। और मतलब अब क्या है ना कि असाइनमेंट लिखते लिखते क्या आदमी अपना को कवि समझने लग जाता है। मैं बचपन में 5 लाइनें लिखते थे ना अपने बारे में। हाँ। उसमें सेकंड में पहली लाइन तो मैं अपना नाम लिखती थी, फिर मैं लिखती थी मैं ब्राह्मण हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ। फिर उसके बाद मैं लिखती थी मुझे भुट्टा खाना पसंद है। भुट्टा। फिर उसके बाद मैं लिखती थी मैं बड़ी होके कभी बनना चाहती हूँ। कभी तो कुछ सुना है अगर आप कभी बनना नहीं, चाहते? फिर उसके बाद मुझे साइंस एग्जीबिशन में जब 3rd प्राइज मिला था, तब मुझे लगा था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी। कि साइंस ही ठीक है अपने लिए। हाँ, फिर पर उसके बाद मुझे उसके बाद 3rd प्राइज मिला उसमें, थर्ड ही क्यों मिल रहा है? फैंसी ड्रेस में। और रिजल्ट था 3rd। फैंसी ड्रेस 3 ही लोग थे फर्स्ट ना। सेकंड तो दृश्य। तो उसमें फिर मुझे लगा कि मैं एक्टर बन सकती हूँ। तो आपको लगा नहीं कभी कि मतलब अपन अपने आप को गलत जज कर रहे हैं? लाइक 3 जने थर्ड आ रहे हैं, फिर अपन सोच रहे हैं साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा मैंने सोचा ना, फिर बाद में मैंने रीवैल्यूएट किया मेरे खुद को, जब मेरे 55% बने थे 9th क्लास में। 3rd डिवीजन। हाँ। उसको मैंने ऐसे 8 कर दिया था 5 को। अच्छा 8 कर दिया था घर पे दिखाया था। फिर पर हमारे पड़ोसी जो है ना, उनका बच्चा भी सेम ही स्कूल में पढ़ता था। ओके। तो उन्होंने घर पे कॉल लगा दिया। अच्छा, पता नहीं उनको मेरा नाम क्यों पता था। क्योंकि पड़ोस में रहता था शायद इसलिए। नाम याद कैसे हुआ इसका? That's the problem. मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो तुमने लिखा नहीं क्या कभी कुछ? मेन सवाल मेरा अभी भी नहीं मिला। लिखा तो था मैंने, गाना लिखा था 10वीं वाले, मेरा जो महबूब था उसके लिए। तो उसके लिए कभी कविता नहीं लिखी आपने? कविता नहीं लिखी, गाना लिखा था। तो गाना सुना दो। तो कभी से आपने उसको गाना सुनाया फिर वो छोड़ के चला गया थोड़ा आपको? बच्चे वाला गाना था, तो आई वुड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं, वो याद नहीं आ रहा मुझे गाना। पर लिखा था। मैंने बेंच में भी उसका नाम खरीदा था, जस्ट लाइक दिस गाय।
नहीं ये अलग टॉपिक है। आप थोड़ा इधर उधर ना जाए। स्कूल की क्लासों में हिस्टीरिया एज आई एम। अपन कहाँ थे? पोइट, कहानी पे, कविताओं पे। कोई तो भैया बोला मेरे को। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरा तो ऐसे इतना पोइटिक वे में कभी ऐसे शायरी वगैरह में कभी कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। मैं 5वीं क्या तक पढ़ा, ABCD शाम मतलब को वापस आ गया। तो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत रही है मेरे साथ। लेकिन जैसे मैं तो आजकल, ये डायरी किसकी है? अरे ये I तो wonder. ये तो एक्चुअली क्या, एक कुमावत बिल्डिंग माई सेल्फ। तो ये तो क्या है, मैं इंटरनेट से टिप टिप के इसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ कभी कभी। जैसे कि कुछ जो आपको प्रभावित करती हैं, कुछ लाइनें हाँ, थिंग्स इसके दैट कुछ अल्फाज सुना दो आप। याद हो तो। वो तो टिप के लिखे थे ना, देख के बताने पड़ेंगे। तो भाई बताओ यार, उसको दो ना, वो बताए। इंग्लिश में लिखा है, समझ नहीं। तो उसी को दो ना, इसीलिए वो बताएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे हिंदी में इतने, एक्चुअली बचपन से मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। हम भी पढ़े। मेरी तुम हिंदी तो थोड़ी स्टेट कमजोर बोर्ड है। से थे। नहीं, मैं CBSE बोर्ड से हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन। हम कैसे मान ले? कागज दिखाओ, सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन। कागज दिखाओ। इधर उधर हो जाता हूँ मैं कभी। कागज दिखाओ। देखो, यहाँ ऐसी चीजें नहीं मानते हैं। यहाँ कागज डाल देंगे हम। यहाँ कुछ नहीं आया। कांग्रेस पॉलिटिकल नहीं जाते हैं। पॉलिटिकल नहीं जाते हैं, स्ट्राइक आ जाएगी वीडियो पे। एक्चुअली क्या है ना कि सब कुछ ना कुछ लिखते हैं, और एक कहीं ना कहीं सब में एक थोड़ा सा लिखने का वो सब में शौक होता है। हालांकि मेरे में नहीं है। मूड में नहीं है भाई आज पॉडकास्ट में। अरे नहीं, अच्छा रिकॉर्ड हो। भाई सामने वाले को तो समझ आए कोई बात, उनको भी समझा ताकि वो भी हंस ले। तुम शुरू करो भाई। नहीं तुम अच्छा बोल रहे थे। बोलो बेंच पे नाम हालांकि हम करते। सुनना चाहते नहीं है, पर हमें सुनना पड़ रहा है। बोलो। एक्चुअली यही होता है एक पॉडकास्ट का। तो लेट्स गेट सीरियस गाइस। तो मुझे काफी पसंद है लिखना, मैं सही बताऊं तो। अभी तो तुम मना कर रहा था। अरे वो तो क्या, थोड़ा ऑडियंस को लाभ देने के लिए मैंने कहा ना कि हंस, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हंस लो, तो वो वाला सीन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोचा कि हंस लेता हूँ। तो हालांकि मुझे पसंद है लिखना, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है कि जो मेरे मन के अंदर जो अल्फाज, मतलब जो फीलिंग्स आ रही है, उनको मैं वर्ड्स के अंदर बयां कर सकूँ। ये स्कूल टाइम से मुझे था लिखने का कि यार मैं कुछ लिखूँ, क्योंकि अंदर इमोशंस और फीलिंग्स बहुत होती थी कि यार इसको अपन एक पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर इनको पिरो के कहीं ना कहीं लिखें। पर नोट्स से आगे कभी लिख नहीं पाए। होमवर्क के चक्कर में सारा टाइम चला जाता था। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। फिर जैसे मैं सोचा कि चलो क्यों ना बुक्स पढ़ते, किसने कहा था कि बुक्स पढ़ो से वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको वर्ड्स मिलते हैं। फिर आप सबिता भाभी ले आए थे। एक्चुअली नहीं, मतलब लाने का रहता था, मिली नहीं। नेट कैसे जाते थे? वो क्या वहाँ है, पढ़ लेते थे। वो 18 प्लस को दे देते थे उस टाइम पे। मेरी उम्र 18 से कम थी उस वक्त, तो मैं वहाँ से वोकेबलरी नहीं ले पाया। तो फिर मैंने गूगल करना शुरू किया। तो आप वर्जिन हो गए अभी तक? हाँ, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से। आर यू श्योर? तो गाइस मैं कहाँ था? तो क्या वोकेबलरी। इसको कैसे पता है तुम वर्जिन नहीं हो? वो तो इससे पूछो पर। नहीं, आप जो सोच रहे हैं अंकल, वो हो सकता था लेकिन नहीं है। वो हमने दूरी बना ली थी उस समय। क्या कोई आ गया था बीच इसी में? गर्लफ्रेंड बन गई थी। और आपकी? मेरी नहीं बन पाई। वो गर्लफ्रेंड गर्ल थी? हैं? गर्ल थी वो गर्लफ्रेंड? हाँ, वो गर्लफ्रेंड चेक थी। नहीं कर पाया मैं। पर आप तो वर्जिन नहीं हो। किसने बोला? आपने इनके बारे में बोला। मैंने इनके बारे में बोला, मेरे बारे में थोड़ी बोला। तो आपको तो कैसे पता कि वर्जिनिटी क्या होती है? वर्जिनिटी क्या होता वो है? क्या है ना, हमने सविता में पढ़ ली थी। बाद में जाके तो पता लग गया उसे क्या होता है। बैक टू द टॉपिक। सबिता भाभी वर्जिन वो बहुत ज्यादा वर्जिन थी। वर्जिन थी।
एक्सट्रीम केस में था उनका। और क्या फंस गया गले में? याद है? कर लो काम की चीज। नॉट फॉर चिल्ड्रन। इस पे 18+ लगा देंगे भाई बाहर। ये नहीं देखना किसी को, हर किसी को। जो बच्चे दूध पीते हैं उनको नहीं देखना। माँ का बोल के भाई गले तक आ गई। ऑलराइट गाइड, इट्स टाइम टू गेट सीरियस। It's time to end the podcast. हो गया आज का। तो अभी मुझे दिख रहा है जैसे तुम सबका मूड बहुत अच्छा है, क्यों ना इस मूड की थोड़ी मामा मुझे ब्राउन कलर का सूख रहा है, चड्डी है क्या? उसमें 2 आंखें बनी है भाई। वेंटिलेशन। अरे देख ना, मुझे तो 2 ऐसे हो रखे हैं, ऐसा नहीं लगा ये सब डालूंगा मैं सब डालना। पेट दर्द करने लग गया इतना इतना ही रोना है बाद में। हो गया हो गया। फाइनली लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती थी ना? बाद में बोला तो मैं पढ़ा हूँ बाद में। सीबीएसई बोर्ड से। यस। फुल फॉर्म तो गलत बताई थी। बैक टू द टॉपिक। तो तुमने कुछ लिखा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। पेन खत्म हो गया था होमवर्क करने के बाद। वो क्या है, जब हम स्कूल जाते थे। हम क्या तुम बेंचो कहेंगे नवाब जादू? नहीं, हम साथ में कितने लोग? 2 लोग थे। मतलब 2 ही रहे लास्ट में, पहले तो काफी लोग थे। दो ही लोग जाते थे स्कूल। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने किताबें खरीद ली थी। फिर उन्होंने बंक मारना चालू कर दिया। बंक नहीं, फिर वो लोग हाथ लग गई थी। तो एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पता नहीं क्यों घर वाले इधर से स्कूटी से लड़की गई, भाई ने ऐसे देखा था इसलिए। बाकी खैर था तो लड़का ही वो। साइलेंट से आया था क्या? नजरें इधर नहीं है तो ये क्या मतलब हुआ कि हमारा ध्यान नहीं है। भाई 21 मिनट की बकचोदी हो गई। तो जोक्स अपार्ट, जोक्स रियली अपार्ट। जोक्स का पार्ट पार्ट भाई जोक्स अपार्ट, आप कुछ अपने अल्फाज सुना दे तो, कुछ तो इंटरनेट से टीपा हुआ भी सुना दे तो। देखो, मैं इंटरनेट से टीपने में भरोसा थोड़ा कम रखता हूँ। हाँ, पेपर में तो बहुत टूपा था। वो इंटरनेट से नहीं होता, वो पड़ोसी कॉपी में से होता है। जब लॉकडाउन चल रहा था वो तो क्या था, ओपन टेक्स्ट बुक होता है। ओपन टेक्स्ट बुक। हाँ, हाँ, तो ओपन टेक्स्ट बुक था नहीं हमारे पास, तो हमने गूगल को टेक्स्ट बुक मान लिया। टेक्स्ट बुक, अब जो अंग्रेजी कितनी कमजोर है कि टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ। या फिर टेक्स्ट बुक की इतनी वो दे दी, मॉक टेस्ट। हाँ, ये आप कह सकते हो, आप थोड़ा आसपास हो। आसपास ही है। हाँ, तो कुछ सुनाना पसंद करे? देखो, ऐसा कुछ सुनाने के लिए मैंने कुछ लिखा तो नहीं है खैर, लेकिन मेरा जो राइटिंग्स के बारे में है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ना, मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। मुझे
हिंदी में चाहता हूँ लिखना, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है हिंदी में लिखने के लिए, क्योंकि हिंदी के एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जो जल्दी समझ नहीं आती। इसको हालांकि टफ बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में वैसे नॉवेल्स पढ़े, मैंने इंग्लिश की बुक्स पढ़ी है, फिक्शन नॉन फिक्शन, तो उससे मैंने वर्ड्स उठाए, तो फिर कहीं ना कहीं मैं अभी इंग्लिश में ही लिखने का ज़्यादा सोचता हूँ, मतलब कुछ लाइन्स लिखता हूँ। हालांकि पोइट्री वगैरह इतना नहीं लिखता मैं, जो मेरे इमोशंस होते हैं उनको मैं इंग्लिश में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बयां कर देते हैं आप। हाँ। तो वो अपनी अपनी सबकी लैंग्वेज होती है कि किसको किस भाषा में एक्सप्रेस करनी है चीज़ें। तो आपने कुछ लिखा हो मैंने तो हिंदी लिखा है, में या फिर ऐसा कुछ? तो पहले इधर से शुरुआत करते हैं ना, ऐसे नंबर चल रहा है। हाँ चलिए, आप कुछ। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने गाना लिखा था 10वीं वाले एक्स के लिए, पर मुझे याद नहीं है, तो आप सुनाइए। हाँ, मैंने भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने कुछ लिखा है, वो आईपैड पास करें। लो श्योर। खोल के दे रहा हूँ ना भाई। तो इसके बोल कुछ ये वाला ऐसे हैं। मैंने लिखा है, मैं सुनाऊंगी। मैंने लिखा था क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, लोगों की नज़रों में आना पसंद नहीं करता मैं कभी भी। ये मेरा पहला स्टेप है जब मैं यूट्यूब पे अपना फेस रिवील करके कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को रेडी करके, क्योंकि थोड़ा लाइफ को मैंने अच्छे मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इसीलिए आपने बाल कटाए? नहीं, बाल वो मैंने घर वालों से डर के कटाए। तो जब आपने सोचा कि फेस रिवील करते हैं तो आप नहा के क्यों नहीं आए? नहीं, आज मैं नहा के आया हूँ। चलो, ये तो आपने अच्छी बात कही है। हाँ। आपकी कविता सुनना चाहेंगे? तो ये वो है कि इसमें मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ और लाइक मैं लोगों की नज़रों में नहीं आना चाह रहा हूँ। मेन पॉइंट मेरा ये है। तो शुरू करते हैं। इरशाद। जय श्री राम। जय बजरंगबली। मैं कौन हूँ? आप आयुष हैं? मैं कौन हूँ? खुद से ये सवाल हर शाम करता हूँ। हर ख्वाब में अपने सपनों का पता ढूंढता हूँ। खुद से हर रोज एक नया रिश्ता जोड़ता हूँ। कभी उजाले में छुपे अंधेरे से लड़ता हूँ, कभी तन्हाई में अपने हिस्से का चांद ढूंढता हूँ। मैं आखिर हूँ कौन? खुद से ये सवाल सरेआम करता हूँ। सपनों का सफर तो चलता ही रहेगा, दिल तो अब अक्सर तन्हा ही रहेगा। जो खो गया है उसे पाने की कोशिश करूं या अब जो होगा उससे वाजुब रहूं। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, आईना भी मुझसे खफा लगता है जब अपने अंदर झांकने की बात करूं। दिल के कोने में तूफान दफन है सारे, होठों पे खामोशी का कमाल करता हूं। अब मत पूछो ये अल्फाज कहाँ से लाता हूं। कुछ चुराता हूं दर्द दूसरों के, कुछ अपने हाल बताता हूं। ये मेरी कहानी है, आओ यार तुम्हें अपने हाल बताता हूं। हर साया जैसे डराने को खड़ा होता है, दिल का हर कोना सहमा हुआ रहता है। भीड़ की शोर से बचने की चाह में अकेलेपन का दामन थामे रहता है। नज़रों से बचकर जीने की फितरत है, महफिलों से दूर उसकी आदत है। खुद को ही छुपा लेता है अपने साए में, जैसे ज़िंदगी उसकी कोई अमानत है। दिल की बात जुबां पे लाना नहीं आता, खुशियाँ जताना गम छुपाना नहीं आता। खुद को समेट चलता है दुनिया के बीच, पर नज़रों में किसी के आना नहीं चाहता। हर कदम पर वो खामोशी चुन लेता है, जिंदगी को अपनी तरीके से बुन लेता है। महफिलों की रौनक उससे भाती नहीं, अपनी तन्हाई में खुद से गुफ्तगू कर लेता है। हर रात सितारों से बात करता हूँ, अपने आंसुओं को जज्बात करता हूँ। हर रात सितारों से बात करता हूँ, अपने आंसुओं से जज्बात करता हूँ। जिंदगी के सफ़र में अब थक गया हूँ, फिर से कल उठकर एक नई शुरुआत करता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत। क्या आपने Genuinely। खुद लिखा भाई? बहुत अच्छा लिखा है आपने। उन्होंने तो बोला ना, कुछ चुराता हूँ लफ्ज़ दूसरों के, कुछ अपने हाल बताता हूँ। सुंदर है, जोक सपाट। मोटिवेशन क्या थी इसके पीछे, ये लिखने के पीछे? मोटिवेशन मेरे लिए ये था कि मैं एक टाइम पे मैं अपने लुक्स को थोड़ा वो करता था कि भाई मैं एक टाइम पे बहुत सूखड़ा हुआ था, जो स्कूल में हमेशा छुप के रहा है, कॉलेज में हमेशा छुप के रहा है। जैसे बुलिंग करते हैं, इस वजह से। हाँ, तो मेरे को वो चीज़ें रह गई हैं मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं। ट्रॉमा। हाँ, तो मैं किसी की नज़रों में ज़्यादा आना नहीं चाहता हूँ, मेरा मेन वही है। तो क्या मतलब अभी भी वो सब चीज़ें हैं, मतलब हाँ, वो कि सब या फिर उससे चीज़ें और हैं। कम हो गया, क्या सीन है? नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ है एक्चुअली।
अब वही है, जब तक तुम उस पर कोई एक्शन ही नहीं लोगे तब तक तुम किसी को शेयर नहीं कर पाओगे। अब वो शेयर करने का एक तरीका होता है, या तो तुम अपने दोस्त के पास जाओ, उससे बात करो, या तुम उन्हें इस तरह से शब्दों में पिरो ताकि सामने वाला तुम्हारे जज्बात के साथ तुम्हारे इमोशन भी समझे। कि कौन से फेज की बात है, मतलब कब ये सब लिखना हुआ आपका? मेरा ये लिखना आई थिंक 2020 में मैंने चालू किया था। अच्छा, और हाँ, 19 में आपने कॉलेज ज्वाइन किया था? हाँ, शायद 19 में ही ज्वाइन किया था हाँ, ना। तो क्या मैं इसे कॉलेज का ट्रॉमा समझूं? नहीं, एक्चुअली कॉलेज का भी ट्रॉमा है, स्कूल का अलग है। अच्छा, स्कूल का अलग है, दोनों का है। तो दोनों का मिला के फिर आपने हाँ, और लाइफ का भी एक अलग ही ट्रॉमा है, जो लाइफ कुछ ना कुछ सिखाई देती है हमें। क्योंकि और ये सब चीज़ें एक्चुअली सही भी हैं, अगर उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें सिखाई तो उसकी साथ लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग हाँ फ्रॉम योर आप बेटर कर रहे हो खुद को, हाँ मतलब ग्रूम भी आपने काफी खुद को कर लिया है, वो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपका। हाँ, मे बी काइंड ऑफ। काफी सुंदर शब्द आपने इस्तेमाल किए इसमें, काफी अच्छा लिखा है। नहीं, एक अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा ताकि उस भाई का माहौल बने। बिल्कुल, बातें कीजिए, हम उसी के लिए आए हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ पहले। हाँ हाँ, श्योर। ले भाई, तू तो पक्का पटक दी। तो जैसे तुम्हारा फर्स्ट लव होता है, या फिर जिससे तुम जी जान से मोहब्बत करते हो एक समय पे आके, यस, तो उससे जब तुम प्यार करते हो तो शुरुआत में सारी बातें तुम्हें उनकी अच्छी लगती है। जो शुरुआत का फेज होता है वो बहुत मीठा फेज होता है, और हनीमून पीरियड पूरा। हाँ एग्जैक्टली, और बाद में कड़वा फेज चालू होता है लाइफ का। अगर तुमने वो फेज साथ में निकाल लिया तो उसके बाद जो लाइफ होती है वो तुम्हारी अपनी होती है, तुम दोनों की। तो तुमने कभी सोचा कि मैं इसके साथ होता या मैं इसके साथ हूँ तो मैं ये कर सकता अगर मैं इसके साथ रहता, ऐसा कुछ? मुझे आपका सवाल थोड़ा सा प्लीज। मेरा सवाल Brief ये है कीजिए। कि एक मोमेंट होता है ना लाइफ का कि जिसमें जैसे- आप प्यार में पड़ते हो, उसकी हर चीजें अच्छी लग रही है आपको, है ना। फिर उसके बाद एक फेज आता है कि हर चीजों में प्रॉब्लम, झगड़े झपाटे ये सब होता है, उस चीज के वजह से आप अलग हो जाते हो कई बार। तो ऐसा कभी गिल्ट आपके दिमाग में आया है कि अभी होते तो टाइम कैसा होता? प्लीज। ये जो सेकंड वाला फेज बताया है इसने, इसके बाद एक और फेज आता है साथ का। हाँ। अगर तुमने ये फेज साथ में पार कर लिया है टॉक्सिसिटी वाला, तो फिर तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्या ये टॉक्सिसिटी है या फिर मतलब लड़ाई? नेगेटिव? हाँ सॉरी, मैं हाँ तो मतलब तुम्हारे जो लड़ाई वगैरह हो रही हैं, तुम्हारे जो भी झगड़े वगैरह हो रहे हैं किसी भी रीजन से, छोटी बातों पे, तो अगर तुमने वो वाला फेज निकाल लिया तो उसके बाद तुम्हारा बॉन्ड क्या है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो मैं जाता उस है। चीज़ को मानता हूँ। अगर इंसान ने, अगर स्टार्टिंग में तो होता ही है सबको कि सब अच्छा सा लगता है, और इंसान अपने आप को सामने वाले की क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स में डालने की कोशिश करता है कि यार जो उसकी ट्रू डेफिनेशन लव की, तो अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करता है तो मैं वैसा बन जाऊँ। लेकिन जब क्या होता है ना, जब वो शुगर कोटिंग जब खत्म होती है ना, वो फेज जब खत्म होता है, तब एक्चुअल जो रियलिटी सामने आती है। ऐसा होता नहीं कि अक्सर शादी के अंदर जैसे कि अरेंज मैरिज होती है किसी की, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि यार सब कुछ सही है, लेकिन जब सामने वाले की जब आते हैं ना इशू सामने आते हैं कि यार जो एक्चुअल जो उनका जो शुगर वाला जो पार्ट, शुगर कोटेड वाला पार्ट, वो जब एलिमिनेट होने लगता है तो उनकी एक्चुअल रेट पता लगती है कि अरे इंसान कैसा है, कैसी है। तो उस फेज में आती है काफ़ी दिक्कतें। हालांकि मैंने फेस नहीं किया ये, लेकिन मैंने इस बारे में पढ़ाया ज़रूर है, और जैसा कि ऑब्जर्व किया आसपास के लोगों में। तो अगर इंसान वो वाला फेज अगर सही उसमें अंडरस्टैंडिंग बिठा लेता है, थोड़ा सा खुद सुन लेता है और थोड़ा सामने वाला भी थोड़ा सुन लेता है अपना, तो उस फेज अगर वहाँ से अगर वो लोग निकल जाते हैं तो फिर वो है कि वो उनका जो बॉन्ड है वो लाइफ टाइम का रहता है। वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट बॉन्ड बन जाता है जो कभी टूटता नहीं फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी भी तरीके से। तो आपने मतलब वो फेज एक्सपीरियंस नहीं किया है, मेरा सवाल ये था। हाँ, मतलब उस फेज तक आने तक चीज़ें पहले ख़त्म हो गई थी, ओके। मैं वो सब कर नहीं पाया। तो आपको लगता है यदि अगर किसी एक अच्छे साथी के साथ होते तो आप ये सब झेल सकते हो? हाँ, मतलब अगर अच्छा पार्टनर साथ होता है, अच्छा पार्टनर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो आपको समझे, आप उसको समझो। लेकिन जब वो लड़ाई वाला फेज चल रहा होगा तो क्या आप उस समय एक दूसरे को समझ पाओगे?
अगर वो वाली बात है ना कि अगर रिश्तों को बचाना होता है तो समझना पड़ता है। मैं बोलूँगा, देखो वही बात होती है कि जैसे तुम्हें सनसेट बहुत पसंद है, हमेशा एक सनसेट प्रॉमिस होता है नए सुबह का। तो अगर वो सनसेट से पहले तुम जितने भी तुम्हारे गिले शिकवे हैं वो दूर करके सुबह एक नई शुरुआत करो, तो तुम्हारी जो शुरुआत होगी अगले दिन की वो एक अच्छी शुरुआत होगी और तुम्हारे रिश्ते में एक ज़्यादा मिठास होगी। माना उस दिन भी तुम्हारा वही फेज है, लेकिन उस दिन भी जब तुम लड़के वापस शाम को साथ में सोओगे, ऐसे ऐसे करके तो तुम जिंदगी में साथ रहना सीखोगे किसी के। हाँ, मतलब जो प्रॉब्लम है वो रात को सोने से पहले खत्म करके सोए तो नेक्स्ट डे के लिए वो पहले वाली प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ, जितने भी मन में आई लाइक योर थॉट अबाउट इट। तो तुम्हारा क्या जवाब है इस सवाल पे? मतलब आई वांट टू एग्री विथ हिम टू सम एक्सटेंट कि हाँ, स्टार्टिंग में हनीमून फेज होता है। वो तो तुमने ही बोला था। आपको मतलब सामने वाले की सारी बातें अच्छी लगती है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कि यार ये गिर गई, इसका फोन गिर जाता है इसके हाथ से, ये सब फोन गिर जाता है ये इसके हाथ से, कैसे क्यूट है यार। पर बाद में जाके ना वही छोटी छोटी चीज़ें तुमको उसकी ऐसी लगने लगती है कि मतलब जिन छोटी छोटी चीज़ों से तुम प्यार करते थे कि यार ये क्यूट है, फिर तुम ऐसे हो जाते हो कि फोन पटक देती है हर टाइम। लापरवाह इंसान वो उस टाइम पे भी था, लापरवाह उस टाइम पे भी था, पर उस टाइम तुमको ये चीज़ें क्यूट लगती थी टू सम एक्सटेंट। बाद में जाके वो चीज़ें इरिटेटिंग लगती है क्योंकि तुम यूज्ड टू होते जाते हो ना एक दूसरे के साथ। और वो जो फेज़ आता है कि झगड़े वाला, उस टाइम क्या होता है, तुम्हारा इतना यूज्ड टू हो चुके होते हो तुम सामने वाले से कि अब तुम्हें उसकी चीज़ें क्यूट नहीं लग रही, प्यार नहीं आ रहा इतना। अब उसकी बुराइयां भी तुमको दिख रही है जो कि उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी, पर अब तुम्हें बस बुराइयां ही दिख रही है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, किसी चीज़ के यूज्ड टू होते हो तो दिखने लगती है चीज़ें, जानना वो सब। फिर उसके बाद एक फेज आता है कि हाँ, तुम बुराई पे चिड़े लड़ाई करी, अब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा है तो है, ठीक है, पर ये चीज़ें इसकी अच्छी भी है, मतलब अच्छा बुरा सब कंबाइन करके तुम उस पर पीस बना लेते हो कि हाँ मैं इसके साथ रह सकता हूँ। ये चीज़ें बुरी है पर ये चीज़ें अच्छी भी तो हैं। वो आउटलुक होता है, मतलब वो आउटलुक तुमने मास्टर कर लिया ना कि अच्छाई भी दिख गया, कंपेयर नहीं कर रहे तुम किसी से, तो फिर तुम कंफर्टेबल हो जाते हो उस पर्सन के साथ। जैसे मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूँगी, प्राजक्ता कोहली ने भी मेंशन किया था इसका शायद, कि यू फॉल फॉर अ पर्सन ट्वाइस इन लाइफ टाइम। जब इनिशियली तुम प्यार में पड़ते हो, उसके बाद दूसरी बार तुम एक और बार प्यार में पड़ते हो उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके, उसके बाद ही वो चीज़ आती है कि हाँ अब नहीं अलग कर सकता, अब क्योंकि तूने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है ना, वो चीज़ें होती है। आपका क्या है? मेरा तो बढ़िया शिम्पिंच। हाँ, तो मतलब तुम्हारी कोई तो ऐसा लाइंस वगैरह होंगी जो बुक वगैरह होंगे तुमने पढ़ी हो, वो तुम्हें थोड़ा इंस्पायर करती है, उस बारे में ही बता दो यार। कुछ कभी लिखा नहीं माना, मतलब मुझे जो शायरिया या लाइंस अच्छी लगती हैं वो हाँ, बुक वगैरह की बुक, कोई लाइंस वगैरह। एक वो है, शायरी कह लो, लाइंस कह लो, उसका ऑथर याद नहीं है मेरे को, पर वो इस तरह है वो लाइंस की, कुछ ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। इसमें ना एक लड़की थी, टिकटॉक के टाइम की बात है, टिकटॉक पे ही देखा था मैंने, उसने उस चीज़ को ऐसे रिलेट किया था कि कुछ ख्वाब थे मेरे जहन में, मतलब उसके जो एम्बिशंस थे, तो
ना मैं कह सका, मतलब उसके फादर से रिलेट किया कि जब पापा के घर में थी वो मैं कह नहीं पाई, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका कि जुबान मिली तो कटी हुई को उसने रिलेट करा था कि जब मैं फादर के घर पे थी तब भी मैं उस एम्बिशन को परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि जुबान कटी हुई मिली थी मेरे को। कलम मिला तो बिका हुआ, उसको उसने रिलेट किया था जब वो ससुराल में थी ना अपने हस्बैंड के साथ, तो उस टाइम भी कलम मिला तो बिका हुआ, मतलब उसका पति भी रोक टोक करता था, मतलब वो जैसे उसने परसीव किया मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था बीइंग अ गर्ल। उसके अलावा मैं एक सवाल रखना चाहूँगी, आप दोनों ने रैप्स वगैरह सुने होंगे? हाँ खाए भी है। रैप ओके। रैप हाँ। रैप तो पोएट्री, एक जगह पोएट्री है एक जगह रैप है, उन दोनों को मतलब डिफरेंशिएट किया जाए या उन दोनों में क्या विचार है आपका इंडिविजुअली या कंबाइनली भी? पोइट्री और रैप में डिफरेंस तो मेन तो मेरे को जो लगता है कि पोइट्री में क्या है, हर शब्द का जो अर्थ होता है वो धीरे धीरे समझाते हुए आगे ले जाती है, लेकिन रैप में जो उसका अर्थ होता है वो बहुत तेजी से ले जाया जाता है, लेकिन अगर वो जिस इंसान को समझ आ गया ना वो रैप, तो उसका जो उसके लिए जो अर्थ है ना वो पोइट्री से बहुत बढ़कर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उर्दू के वर्ड्स आएंगे शायरी में आपके, लेकिन पोइट्री में सब चीज़ें हर लैंग्वेज में उनको अच्छे से परोते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं काफ़ी। आई थिंक कि मतलब इनमें जो डिफरेंस होता है ना, हालांकि जो डेप्थनेस की बात होती है तो पोएम में भी डेप्थ होती है, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी जो वर्ड्स के रेफरेंस है ना वो भी अच्छे से लिए जाते हैं। हाँ डेप्थ तो होती हाँ, है। काफ़ी पोएटिक डिवाइस लोग यूज़ करते हैं पोएम के अंदर, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो डेप्थ से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। एक क्या होता है ना कि एक बीट में अपन को एक पोएम को अपन ऐसे गा के नहीं सुना सकते किसी को, और एक जो रैप होते हैं ना कि प्रॉपर एक बीट के अंदर पूरा पिरोया होता है एकदम अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो एक बार तो एक लिसनर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है कि मतलब उसको बार बार अपन सुन सकते हैं, पोएम को कितने बार सुन सकते हैं। मैंने रैप और पोएट्री में व्यू इसलिए पूछा था तुम दोनों का क्योंकि रैप इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री ओनली, मतलब ये बहुत जगह इस चीज़ का जिक्र हुआ है, इस चीज़ में बहुत तर्क वितर्क भी हुए हैं कि रैप इज़ अ फॉर्म ऑफ मतलब टाइप ऑफ पोएट्री ओनली। तो इसमें इसी गाने का एक लाइन है, यहाँ बिल्ली निकली हज पर, निकला उसे वहाँ पे एक अजगर, इसी गाने की लाइन है। ऊंचा नहीं होता कोई औरों पे चढ़कर, ना ही कुछ होता है करम से बढ़कर। ये उस चीज़ के रेफरेंस पे है, वो लाइन तुमने सुनी होगी कहावत कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इसमें उसी से रिलेट किया है। यहाँ बिल्ली निकली हज पर निकला उसे वहाँ पे एक अजगर। हज पे गई बिल्ली 100 चूहे खा के, पर वहाँ पे उसको एक अजगर निकल गया। उसके बाद की लाइन है, ऊंचा नहीं होता कोई औरों पे चढ़कर, मतलब यहाँ पे बिल्ली से ही रिलेट किया है कि वो ऊंचा नहीं हुआ 100 चूहे खा के, और कर्म से कुछ बड़ा नहीं होता। मतलब ऐसी ऐसी लाइंस भी होती हैं, अगर आप उस पर गौर फरमाएं ना कि रैप को समझें रादर देन उसको मतलब उसके ट्यून से ही जज करे या कुछ छोटी मोटी गालियाँ हो उससे जज करे, तो वो जेन्युइनली आपको भी रियलाइज़ होगा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री ओनली। जैसे सीधे मौत का ही एक गाना है, कहाँ गया, उनका ही एक लाइन है सीधे मौत के, ऑनकोर ने ये वर्स लिखा था, मिला विश यू वर हियर, आपको सुनना होगा तो कभी, उस गाने का लाइन है ये। मिला एक शाम में हारा हुआ ज्वारी मुझे, बोला सबसे बड़ा डर क्या है बता, मैं हारा 8 लाख एक रात में, चढ़ा कर्जा, इससे बड़ी क्या है सज़ा। मैं बोला मुझे ज़्यादा डर नहीं पता, जहन में बस यही आता है, जब एक रिश्ते में एक का अचानक से दूसरे से दिल उठ जाता है। अब इसको तुम पोएटिक वे में बोलो तो इसको शायरी समझेंगे लोग, बट
उसको एक सुनने के लिए ढाला जाता है रैप में, वरना रैप पोइट्री ही है। तो मतलब ये सब जो मेरा वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ था, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप था जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था, तब मैं बोलूँगी मेरे को सीधे मौत के गानों ने ही संभाला था। एज क्रेजी एज इट साउंड्स, बट मेरे को बहुत पुश मिला था उस चीज़ से। इनके मोटिवेशनल गाने भी है, जब ये हसल कर रहे थे अपने करियर के लिए, तब से सुना है। तो मेरे को काफ़ी मतलब वो चीज़ें हिट करती है अभी भी। तो जैसे मैं रेकमेंड करूँगी, तुम इतना ज़्यादा रैप कंज्यूम नहीं करते तो कभी एक बार सुनना मैना, सीधे मौत का, अनाड़ी और शायद मैना और पंख एक गाना है, पंख सॉन्ग उसका मैंने सुना हुआ है। हाँ, बहुत प्यारा गाना है पंख सॉन्ग। उसके वर्स कुछ ऐसे हैं, कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा जो अच्छे लगते हैं। हर कोई बांसुरी बजते ही बस में, एक चले बस ना किसी का एक ही बस में, एक ही बस में बैठे सभी बस्तों में लिए टूटे सपने। समझ आया तुम्हें? जैसे स्कूल के बसों में बच्चे, मतलब बच्चों, हाँ, बच्चों के करियर को लेके मतलब बहुत चीज़ें उसमें बोली है। यू शुड गिव इट अ ट्राई। जैसे और भी चीज़ें, और भी रैपर्स हैं, जैसे कृष्णा का व्यंजन हो गया। व्यंजन एक रैप है जिसमें कृष्णा ने पूरी वर्णमाला के हर एक अक्षर को लेके पूरे रैप की रचना की थी। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिसको तुम मतलब पोएट्री बोल सकते हो। नो डाउट देयर इज़ मैनी अदर रैप्स जिसमें पोएट्री का नामो निशान नहीं होता, जो बस कानों के सुनने के लिए वो होती है। पर बहुत रैप हैं जिसमें जैसे बहुत अच्छे रैपर्स हैं जो डीपली लिखते हैं पोएट्री के फॉर्म में। किंग का भी मैं बोलूँगी, वो कौन सा गाना था किंग का, वो आया था ना, एक तरफा। हाँ, वो भी तो रैप है, पर वो पोएट्री भी है। बहुत प्यारा गाना, वो तो सुना है वो मैंने। तो ये चीज़ें ना बहुत बार लाइफ में हेल्प कर जाती है अपनों को, अननोइंगली भी देखे तो, कि रिलेट कर गए, कानों को मधुर लग गया, वर्ड्स दिल को चीरते हुए गए। तो ओके, आज का थोड़ा बाइंड अप करते हैं फिर, काफ़ी हो गया है। आपका कुछ था एक जो आप सुनाने वाले थे? हाँ, तो उसी के साथ एंड करते हैं। शुरुआत में मैंने मेरी एक पोयम है एक्चुअली जिसके लिए मैंने लिखी थी। एक्चुअली मैं उसके शहर गया हुआ था। किसके लिए लिखी थी? एक लड़की गाँव की हैं, पहला प्यार थी या है? ये एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा भी मेरे लिए भी टिपिकल है। अच्छा, तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मेरे लिए वो मेरी पर्सनल लाइफ है जिसको मैं पब्लिक के सामने नहीं लाना पसंद करूँगा। बिल्कुल, नाम डालो पर्सनल लाइफ को। इसी के गाँव की है। तो मेरे भाई ने एक्चुअली उसने उस टाइम हमें स्कूटी पे हम घूम रहे थे, तो उसने बोला था हमारे शहर में सिर्फ एक ही पार्क है। तो एक्चुअली उस टाइम मेरे साथ मेरा भाई भी था, कज़न ब्रदर था मेरा, उससे मेरी काफ़ी अच्छी बनती है। तो उसने मेरे को उस टाइम बोला था कि ये जो लाइन है ना कि तेरे शहर में एक पार्क है, इस पर कुछ लिखियो कभी तेरे को टाइम मिले। तो फिर मैंने थोड़े समय लेके मैंने उस पर एक अच्छी सी पोयम लिखी थी, वो आपको मैं सुनाता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। सो गाइस, यस, हियर इट इज। तेरे शहर में एक पार्क है जहाँ हर दिल को आराम है। तेरे शहर में एक पार्क है जहाँ हर दिल को आराम है। दस्तकों के साये में ख्वाब है, हवा में गुला सा पैगाम है। फूलों की खुशबू, जमी का गज़ल, हर कोने यहाँ पे गुलफजान है। बच्चों की हंसी, परिंदों का गीत, यहाँ ज़िंदगी का असल अंजाम है। तेरे शहर में एक पार्क है जहाँ हर दर्द का मरहम आम है। क्या बात। तेरे शहर में एक पार्क है, उस पार्क की दीवारें 4 हैं। कैसे छुपाऊं उन यादों को जिसमें हमारे किस्से हजार हैं। तेरे शहर में एक पार्क है, छोटा सा वो पार्क, ना कोई गिला ना कोई शिकवा, हमसे ज़्यादा तो उस पार्क के किस्से हजार हैं। तेरे शहर में एक पार्क है।
तुम्हारा दिल भी उस पार्क की तरह साफ है क्योंकि उसका माली तुम्हारा यार है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रेफरेंस लिया भाई। ये शहर की हवा कभी हमारे यहाँ आती तो होंगी, मेरा हाल तुझे सुनाती तो होंगी। शानदार। ये शहर की हवा मेरे यहाँ आती तो होंगी, मेरा हाल तुझे बताती तो होंगी। सुनी थी जो कहानी मेरी, वो बातें तुझे पता तो होंगी। गुजरे थे कभी हम साथ जहाँ से, वो राह तुझे मुझसे मिलाती तो होंगी। गाता था जो गीत में तेरे लिए, वो लहर की नहर तुझे सुनाती तो होंगी। नींदों से यूं अचानक जाग जाना, ये यादें तुम्हें भी सताती होंगी। जब आए थे हम तुम्हारे शहर, पहली बार ये मैगी की कहानी गुमशुदा सी थी। एक बात बताता हूँ तुम्हें, एक अरसा हुआ आया मुझे ये करार, वो सहलाकर मुझे सुला रही थी। हम क्यों खफाएं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। बहुत बढ़िया। हमारे साथ तो मुकद्दर का पैगाम है, हमारे साथ तो मुकद्दर का पैगाम है। तुम्हारे बिना ये राही अनजान है। ये हमारी रोज की नोक जोक, हमारे सर पे तो ईश्वर का वरदान है। वाह। पता है बड़ी क्या, बहते आंसू मत रोको, इन्हें तो बस बहने दो, दिल भी हल्का हो जाएगा, इनको अपनी पीड़ा कहने दो। बहुत ही बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छा लगा। शानदार भाई, शानदार। आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स। अल्लाह ताला न्यूम तू ही है। So guys, to wrap this up, यही था हमारा अल्फाजों के ऊपर पॉडकास्ट। आपको पसंद आया हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और गालियां मत देना कि भाई कहीं सुन रखा है। मैंने जैसा मैंने बोला कि कुछ चीजें लेता हूँ इधर उधर से, कुछ अपने सुनाता हूँ। हाँ, कुछ चुराता हूँ 10 दूसरों के, कुछ अपने हाल बताता हूँ। तो उनको इंस्पिरेशन लेने के लिए मेरी इंस्पिरेशन है वो, मेरे को इनका थोड़ा शौक है बस लिखने का। कभी टाइम पास में लिख लेता हूँ बैठ के। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।